मैं हूं नवीद सती। जैसे कि आप जानते हैं जनाब, जो इलेक्शन के वक्त नज़दीक आ रहा है, मज़ीद जो है वो सरप्राइज़ और इबाहम जो है अभी तक चल रहा है। और आए रोज़ कभी पता चलता है जी इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। जो कुछ हो रहा है इलेक्शन से पहले, अब ज़ाहिर है वो जो सीज़न और सीनियर सियासतदान है वो समझते हैं कि ये तारीख़ में शायद बहुत सी नई चीज़ें भी होने जा रही हैं। आज भी बहुत से जो सियासतदान जब देखा कि स्क्रूटनी के बाद आए, उन्होंने कहा जी कि ये जो हो रहा है ये तारीख में पहली बार भी कुछ बहुत कुछ हो रहा है। और फिर ये प्री पोल इस लेवल पे रिगिंग शुरू हो चुकी है कि उठाया जा रहा है, कागजात स्क्रूटनी में चीज़ें आ रही हैं। और फिर अब लेट्स सी क्या होता है। मैं बात करूंगा सियालकोट की। और सियालकोट में यानी ओवरऑल उस पर भी बात करेंगे अगर हमें वक्त मिला। लेकिन सियालकोट में सबसे जो अहम दो हलके हैं नेशनल असम्बली के, एक तो ये है कि पहले हल्का बंदियों के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई है। पहले NA 72 होता था, अब 70 हो गया, फिर 73 71 हो गया। तो मैं बात करूंगा एक तो जो NA 70 है, डॉक्टर फिरदौस अशक अवान है वहाँ पर। IPP से फिर जो अरगमान सुबहानी साहब हैं, नून लीग से पहले भी जीते थे। फिर वहाँ पर एडवोकेट मुबशर अवान है, आजकल बड़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी यहाँ मैदान में है। और फिर बाकी भी बहुत से लोग हैं, उस पर बात करेंगे कि कौन मजबूत है इस वक्त। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़का है वो है जनाब NA 71, जो कि शहरी इलाकों में वो है, जिसमें जो आपका पूरा मेट्रोपॉलिटन शहर है सियालकोट का, फिर उसके साथ साथ जो है वो सिटी का एरिया है, कैंट का एरिया है। और वहाँ पर ख्वाजा आसिफ वहाँ पर मौजूद है, और उनका मुकाबला कर रही है जनाब रेहाना इम्तियाज़ डार, जो कि उस्मान डार, उमर डार की वालदा हैं। और जिस दिन आपको याद है कि उमर डार, स्पेशली उस्मान डार को उठाया गया था, उसके बाद वो आके उन्होंने एक टीवी पे एक इंटरव्यू दिया। उस दिन से जो है वो उनकी वालदा जो है रेहाना डार ने वो ललकारा था आसिफ, ख्वाजा आसिफ को, कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी। और उसके बाद एक तो वो हुआ कि उनकी फैक्ट्री की बहुत सी चीज़ें हुई, बंद हो गई, मुलाजमीन को ज़्यादा जाना पड़ा। ये जो सारा खेल होता रहा, ये सिर्फ सियालकोट की हद तक नहीं था ये, बल्कि क्योंकि सियालकोट जब मुतासर होता है तो आप ये ज़हन में रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूँ कि सियालकोट में बहुत कुछ होता है। आप इंडस्ट्री है सियालकोट की, एक इंटरनेशनल सिटी हम समझते हैं कि वहाँ पर गारमेंट्स है, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स, अब आपको ये जहन में होगा कि स्पोर्ट्स में बहुत से ममालिक को हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं अलग से एक पे प्रोग्राम ही करूँगा कि सियालकोट से फैक्ट्रीज अब इंडिया में लग रही हैं। वो कौन कौन सी लग चुकी हैं ये नहीं, वो मैं आपको बताऊँगा जो लग चुकी हैं, और जो लोग वो खुद बोलेंगे, बताएंगे कि क्या हो रहा है। फिर ओवरऑल बरादरियों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो NA 70 में जो है ना अवान बरादरी बहुत है। डॉक्टर फरदौस अशक अवान, फिर यहाँ पे मुबशर अवान, मलक ज़ियाफ़त अवान है। फिर और भी मेरे ख्याल से जो मेरे पास लिस्ट है उसमें कुछ 7 अवान है। और फिर यहाँ पर शेख बरादरी भी है। इसी तरह NA 71 की बात करें जो शहर में है, वहाँ पर कश्मीरी है, नीचे भी कश्मीरी बड़ी तादाद में मौजूद है। फिर शेख बरादरी यहाँ पर भी है। और फिर मिक्स हैं जिसको हम चौधरी तो कहलाते हैं लेकिन मिक्स होते हैं। तो वो आपके सामने वो भी रख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रिहाना डार साहिबा हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा कि वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। और फिर रिसेंटली गुज़िश्ता हफ्ते में फिर दोबारा उनके घर में रेड हुआ, और DPO ने जो कुछ आगे कहा आपके सामने है कि मुबैना तौर पर उमर डार जनाब उसको हमने पकड़ना था तो ये कुछ हुआ। और उसमें उस्मान डार का जो बच्चा है छोटा, वो भी चीखता रहा है, और वो ऑडियो वीडियोज़ मेरे ख्याल से तमाम TV चैनल से चलाई भी है। उसके बाद से मज़ीद जो है वो चीज़ें आ गई हैं सामने। उसमें उस्मान डार खुद मैदान में आए, खुद मेरे ख्याल से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने की कि जी हाँ, मैं अपनी माँ को जो है वो सपोर्ट करूँगा। और ज़रा तरीके इंसाफ वहाँ पर शायद टिकट और किसी को नहीं देगी, क्योंकि स्क्रूटनी का अमल चल रहा है। स्क्रूटनी से ही कई जगह जहाँ पे बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं उनको वहाँ से डिस्टर्ब किया जा रहा है। पहले कागजात में किया, अब स्क्रूटनी के अमल में भी कहा जा रहा है। तो बड़े कॉन्शियसली जो है चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन परेशान है कि अदालतें क्यों मुदाखलत कर रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो आप देखते ही हैं कि जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के हाथ से तो कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जो है वो, इवन आप अंदाज़ा कीजिए कि इस्लामाबाद में जो DC है और IG को चेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन को पिछले 2 माह से लगा हुआ है। और उसकी 2 माह से उनको जो है वो उनका हुक्म ही नहीं सुना जा रहा है जनाब। बार बार नोटिफिकेशन भी निकलवाते हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा। तो इलेक्शन कमीशन की औकात तो इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए कि क्या है। और उनकी अगर ये रिट है
कि उनकी बार बार रिक्वेस्ट पे कोई सुन नहीं रहा, तो फिर उनको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर जो है बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे से जो करवाया जा रहा है वो बहुत हद तक है, मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। तो फिर उनको भी ये कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दें, आप जाएँ। एनी हो, ये वो हल्का है जनाब। पहले इस पर बात कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार का मुकाबला हुआ और इसमें फिर बहुत चीज़ें चली, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया कि मैंने जनाब इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने जो है बाजवा साहब को कॉल किया, कमर जवाद बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनको मैंने कॉल की कि जनाब फिर उन्होंने मुझे जितवाया। तो ये उस्मान डार भी ये क्लेम कर रहा है कि जी हमारे साथ धांधली होगी। ये अल्लाह बेहतर जानता है ज़रा धांधली यहाँ पर। लेकिन इस अगर इसमें मैं समझता हूँ अगर उस्मान डार में 1,17,000 लेता और 1,16,000 के करीब ख्वाजा आसिफ भी लेता, तो फिर भी ये जो वही ना एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगना था। तो ख्वाजा आसिफ ने भी अगर 1,17,000 वोट लिया और उस्मान डार जो कि कल तहरीक इंसाफ में आया और एक यानी एक बहुत बड़ी चार्जशीट थी, ये ख्वाजा आसिफ को सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा वोट बैंक, चलो हम 1 लाख भी समझते हैं, 1 लाख वोट बैंक ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 2018 में है। अब कितना वोट बैंक बड़ा है वहाँ पर, कितना वोट बैंक बड़ा है, ये ख्वाजा आसिफ साहब भी जानते हैं नौजवानों का। वो नौजवान किसके साथ है, पॉपुलर वोट किसके साथ है, ये शहर का इलाका है, मेट्रोपॉलिटन है। और आज भी इस वक्त भी जो मैंने अपने मेरे सोर्सेज उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं अभी भी ख्वाजा आसिफ की सारी गलियाँ जो है वो उखाड़ी गई हैं और वहाँ अभी भी काम चल रहा है। तो लेटेस्ट वीडियो भी उन्होंने भेजी, उन्होंने कहा जी ये ख्वाजा आसिफ का घर है और सामने गलियाँ जो हैं वो पक्की हो रही हैं और कच्ची हो रही हैं, ये काम अभी तक चल रहा है। तो ख्वाजा साहब को ये सोचना होगा एक लम्हे के लिए कि जी अगर 1,15,000 वोट उनके अगेंस्ट पड़ा है और अब क्या होगा उसके बाद, ये तो उनकी भी होगी। बाकी सर्वे चलते रहते हैं, सर्वे में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि तकरीबन 70% पॉपुलर वोट तहरीक इंसाफ का है। अब हम समझते चलो 50-50 कर लें जी, ये भी कर लें, रवायती वोट भी कर लें। तो प्रीवियस जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने। तो एनी हो, ये तो 8 फरवरी को होगा, लेकिन ग्राउंड सूरत हाल इस वक्त ये है कि अवाम में गमो गुस्सा है। सियालकोट में मैंने कहा कि एक तरफ मजदूर तबका भी बहुत बड़ी तादाद में है, बाहर से लोग आके मजदूरियाँ करते हैं और जिस तरीके से कुछ फैक्ट्रियों के साथ हुआ जो बंद हुई आपको पता ही है, फिर घरों की तोड़ फोड़ हुई, वो सियालकोट की हद तक नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कुछ चीज़ें ज़्यादा चलती हैं और उस्मान डार के अपना जो डिजिटल मीडिया वो खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी कोई चीज़ होती है तो फिर वो चीज़ें सामने होती हैं। तो अभी जो रिसेंटली हुआ, हम समझते थे कि ख्वाजा आसिफ जाके जो है वो इस मामले को सुधारने की कोशिश करें, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब अंदाज़ा करें कि वो पुलिस की क्या ज़रूरत है कि वहाँ पर जाके वो ये इस तरह के बयान दे रही है। तो एनी हाउ हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है जी, सारा कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तो रुकावट बनना ये तो चलो नहीं हो सकता ना। इसमें तो अगर आप किसी के कागजात छीन रहे हैं, किसी को स्क्रूटनी में के वक्त उसके जो तजवीज़ कुनिंदा है या तायद कुनिंदा उनको उठा के ले जाते हैं, तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से छुपने वाली नहीं है, ये तारीख का हिस्सा बनती हुई नज़र आएंगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, आज जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं ये आप मुझे 1 साल बाद मेरे मुंह पे मार सकते हैं कि ये ले जनाब आपने ये कहा था। तो ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। तो एनी हो ये चीज़ें अब मैं आपको क्या कहूँ, 1,17,000 वोट गुज़िश्ता इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने लिया और 1,15,000 700-800 वोट जो है वो ले लिया उसने। 1,000 का फ़र्क है जिसमें उस्मान डार हारा है। अब उसकी वालदा है रेहाना डार और उस्मान और ख्वाजा आसिफ के साथ 1-on-1 मुकाबला है। वोट बैंक बड़ा है, पॉपुलर वोट उनके साथ है, शहरी इलाका है, वहाँ पर रवायती वोट भी बहुत कम है। अब मुस्लिम लीग नून की जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 40% है और 60% जो है वो सीधे सीधे तरीके इंसाफ का वोट बैंक है। अच्छा, पॉपुलैरिटी जो है वो 60% जो है से ज़ायद जो है तरीके इंसाफ की है और 30% के करीब जो है मुस्लिम लीग नून की, अदर की जो है अदर पार्टीज़ की जो बताई जा रही है वो 15% है। लेकिन मैं उस सर्वे में भी नहीं जा रहा कि जी वो सर्वे भी ठीक नहीं होता, लेकिन ग्राउंड पे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। यानी 2018 के अगर इलेक्शन में देखें, एक कॉमन सेंस है कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त वोट लिया तो क्या उनका वोट इतना बड़ा है, क्या पीटीआई का वोट या उमर उस्मान डार का वोट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो ये भी चीज़ें देखनी है। तो हमदर्दी का जो वोट पड़ता है इस वक्त, आप जब किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, उसको बांध के उसका इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर आवाम के अंदर भी तो दिल होता है। शायद ये वो कहते हैं दिल का जो आखिरी फैसला होता है वो यही होता है कि आप ज़मीर का फैसला कि इलेक्शन में वोट ही जाके देनी है। तो इस वक्त वोट कुछ लोग तो इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कहते हैं कि हमें वोट वाले दिन ही गुस्सा निकालना है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, गुज़िश्ता 20 माह जब से इमरान खान को निकाला है, अगर सियालकोट के हालात बेहतर होते, अगर वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर होता, वहाँ पर महंगाई कम हो जाती, लोगों को मुलाजमत मिल जाती। अब फैक्ट्री मज़ीद बंद हो रही हैं, गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, लोड शेडिंग आज भी सर्दियों में भी हो रही है। तो इस सूरत हाल में फिर आप कारकर्दगी भी बेहतर ना दिखा सके, आप जिस जवाज़ बना के आए थे वो भी ना हो सका, और जितने भी केसेस बनाए वो सारे जो है वो
सियासी केसेस हैं और वो एक सुप्रीम कोर्ट उड़ा के परे मार दिए। तो फिर ये जो कुछ हुआ है वो तारीख का हिस्सा बन गया और ये बड़ा बदतरीन चीज़ें चल रही हैं, जो कि नून लीग को शायद ये वो कहते हैं ना कि ये जो हाथ से खोलना पड़ेगा, मुंह से बल्कि खोलना पड़ेगी ये गांठ जो लगाई जा रही है। यानी हो अगले उसमें पहले वाले इसमें जाते हैं। NA-70 जो इस वक्त हो गया, पहले 72 था। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, इन्होंने मुकाबला किया था जनाब, मुस्लिम लीग नून के थे अरमान सुबहानी साहब, बड़े पुरानी फैमिली है सुबहानी साहब, ये बड़े अरसे से जीते हुए आ रहे हैं। 2018 में फरदौस आशिक अवान ने भी यहाँ PTI के प्लेटफॉर्म से 90,000 से ज़्यादा वोट लिया था, लेकिन ज़रा अरमान सुबहानी बड़ा पुराना तगड़ा खिलाड़ी है, उन्होंने जीता। अभी भी वो नून लीग की कैंडिडेट है। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान IPP की कैंडिडेट है। और इस वक्त यहाँ पर एक तो है 3-4 कैंडिडेट PTI के भी घूम रहे हैं। एक तो एडवोकेट मुबशर अवान है, लेकिन ग्राउंड पे ज़ाहिर होना सईद अहमद बल्ली हैं, वो क्योंकि ग्राउंड पे पहले भी मौजूद हैं, बिजनेसमैन है, पैसा भी लगा सकते हैं। वकील पैसा नहीं लगाते, आपको पता ही है, थोड़ा कंजूस भी होते हैं और समझते हैं कि पॉपुलैरिटी को कैश करना है। वो भी कंपेन कर रहे हैं और सईद अहमद बल्ली भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं कि मान लेंगे। लेकिन अगर मुबशर अवान को टिकट मिल ही जाता है तो फिर ये होगा कि सईद अहमद बल्ली नीचे लड़ेगा। एहसन सलीम बरियार, जिसने कहा जा रहा है कि सियालकोट की हिस्ट्री में 35 सालों की हिस्ट्री में कामयाबी हासिल की थी तारक सुबहानी को हरा के, क्योंकि वो सुबहानी ग्रुप नहीं जीत आता था। PP 38 में बड़ा हाईलाइट हुआ था ये केस, आपको पता ही है, क्योंकि उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन होते थे तो पूरे पाकिस्तान की नज़रें एक ही हल्के में होती है। उस वक्त वो भी है। फिर यहाँ पर है चौधरी अमीर हुसैन, जो पुराना सबक स्पीकर भी रहे, और अब वो उनका ख़ानदान भी वो चाह रहा है कि जी वो अपने बेटे को उतारें, तो अब वो उतारते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल उनके लिए वैक्यूम नहीं है उस तरह किसी पार्टी में, तो हो सकता है कि उतार दें, वैसे एक इंट्रोडक्शन हो जाए। फिर इसी तरह ये जो हल्का है, पहले वाला जो ख्वाजा आसिफ वाला तो शहर है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड है, ये सियालकोट का ही कुछ एरिया है और डस्का के कुछ एरियाज़ हैं, तो साइड एरिया है कुछ। तो यहाँ पर मलिक ज़ियाफ़त अली खान है, ज़ियाफ़त अली अवान है, ये भी अवान है, इन्होंने भी 20,000 के करीब आज़ाद हैसियत में वोट लिया। फिर यहाँ पर TLP के भी अच्छा खासा वोट है, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी हल्के में, तो TLP मैटर करती है सियालकोट में। यहाँ पर जो नीचे सैयद अब्बास लड़े थे 20 के, उन्होंने भी वोट लिया था। ऊपर वाले भी अच्छा खासा चौथे नंबर पे जो है वो है। तो पूरे पंजाब में भी, इवन मैं कराची की देख रहा था, कराची में भी बड़े अच्छे खासे वोट बैंक लिया, तो तकरीबन पूरे मुल्क में 28 लाख वोट बैंक लिया था। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि TLP में वो चीज़ शायद नज़र नहीं आ रही, उनको बड़ा तगोदो करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीदवार तो शायद वो मैदान में उतारेंगे, लेकिन वो वोट बैंक नहीं हासिल कर सकेंगे। लेट्स सी कि अभी उनको कंपेन शुरू होती है कि उनको बयानिया अच्छा मिल जाता है तो एक अलग बात है। फिलहाल उस वक्त उनके पास बयानिया अच्छा था, वो आपको पता है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। आजकल वो खातून जो है बड़ी एक्टिव है, नवाज शरीफ के करीब हैं, नवाज शरीफ के साथ वो लंदन में रही 4 साल, और नवाज शरीफ के सारे मामला अनुषा रहमान ही देख रही हैं। उस वक्त ये आपको पता है एक मामला हुआ था, वज़ीर कानून भी किया था, और अब जो है उनके पास कोई ऐसे बयानिया नहीं है, शायद ये कहा जा रहा है कि स्ट्रगलिंग में रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर काफ़ी है, मतलब क्योंकि लिस्ट मेरे पास काफ़ी है, लेकिन स्क्रूटनी का अमल चल रहा है। मैंने जब जिससे भी कैंडिडेट से बात की, हमारे ज़राए से बात की, उन्होंने ये कहा कि स्क्रूटनी का अमल चल रहा है, तो लेट द स्क्रूटनी डन, तो उसके बाद शायद ईजी हो जाएगा, पता चल जाएगा। PTI ने भी कहा कि टिकट हम उस वक्त देंगे जब आपकी स्क्रूटनी ओके हो जाएगी, उसके बाद हम आपको मैदान में जो है वो उतार देंगे। ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवी सदी के नाम से, यूट्यूब, टिकटॉक, इसके साथ हमारा ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है, उसको भी फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया।